पुकारे, किस्मत वाले होते हैं। सारे जग में एक ठिकाना सारे रंग के मारों का, रास्ता देख रही है माता अपनी आँख के तारों का, अपनी आँख के तारों का। ये संदेशा लाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी कहते जाओ, जय माता दी, जय माता दी, जय माता, जय माता दी, जय माता दी कहते जाओ, आने जाने वालों को तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को, चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को। जिसने जितना दर्द सहा है उतना चैन भी पाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी। हाँ जी, की हालचाल, की हालचाल, की हालचाल। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग मेरे यारों, मेरे दिलदारों, मेरे पिंडी, मेरे शिमला मिर्च कलर दे बच्चों, की हालचाल। गुड इवनिंग रेशमा, गुड इवनिंग पार्थ, गुड इवनिंग सुशील, गुड इवनिंग कल्पना, गुड इवनिंग आनंद, गुड इवनिंग प्रीत, गुड इवनिंग फैज, गुड इवनिंग विशाल, गुड इवनिंग गणेश, वेरी गुड इवनिंग। के हाल चाल है भाई तारे? बढ़िया हो? कोनो दिक्कत तो ना है? केम छो? माजा मा, बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। वेरी गुड इवनिंग आप सभी को, गुड इवनिंग, जय माता दी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। चलो आ जाओ सारे के सारे बच्चे, फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी, इधर देखो ध्यान से। तो आज हमारा आई थिंक सेशन नंबर 10 हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। 9 सेशन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो 9 सेशन में हमने क्या किया? 9 सेशन में हमने क्वेश्चन को समझने की कोशिश की, 9 सेशन में हमने क्वेश्चंस को लिखने की कोशिश की, और 9 सेशन में हमने पूरी कोशिश की कि जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर सकते हैं इन 9 सेशंस में हमने खत्म किया है। सर नोट फॉर ऑल 1.
जीरो पूरा कर दिया एमटीपी, बहुत आसान लग रहा था कल वाला। चलो बहुत बढ़िया, आसान ही लगना चाहिए। ठीक है, अब 1.0 खत्म कर लिया, 2.0 भी साथ साथ में खत्म कर लो। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, जिसने ये दोनों के दोनों सीजन अच्छे से कंप्लीट कर लिए ना, उसको टेक्स्ट के पेपर में दिक्कत नहीं आने वाली, इतना मेरा आपसे वादा है। एक तो 35 सेशन वो वाले, और जितने भी ये वाले हमारे सेशन होंगे, अगर ये दोनों आप शिद्दत से 1 से 2 बार खत्म कर लेते हो तो बिलीव मी टेक्स्ट के पेपर में आपको दिक्कत नहीं आने वाली, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहां पे आ जाओ जी, इधर देखो ध्यान से। तो आई थिंक कल वाली क्लास में ये वाला क्वेश्चन आपको मैंने दिया था जी, इसका आंसर तो आई थिंक मैंने आपको बता दिया था कि कैसे करना है। तो मैंने कहा था विद प्रेजेंटेशन इसको सोल्व करना। तो मेरे को बताओ इस क्वेश्चन करने में टाइम कितना लगा था आपको जी? इस क्वेश्चन को करने में टाइम कितना लगा था, फटाफट से बता दीजिए, जल्दी बताओ। इस क्वेश्चन करने में टाइम कितना लगा आपको? अगर किसी बच्चे ने विद प्रेजेंटेशन क्वेश्चन किया हो तो कितना टाइम लगा था आपको जी? 20 मिनट लगे थे। ओके, उज्जवल कह रहा है सर 20 मिनट लगे थे, 15 मिनट विद प्रेजेंटेशन। बेटे प्रेजेंटेशन तो ठीक है, तुम्हारी हैंडराइटिंग भी तुम्हें समझ में आ रही थी ना। देखो आप, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, मेरी हैंडराइटिंग को बेस मत बनाना, ठीक है ना। मेरे को डिग्री मिल चुकी है, डिग्री मेरे घर में पड़ी है, डिग्री मिले 12 साल भी, मुझे 12 साल भी क्यों, 13 और 12, हाँ 12 साल मुझे हो चुके हैं डिग्री मिले हुए। तो मेरी हैंडराइटिंग को बेस मत बनाना, ऐसी मेरी ओरिजिनल हैंडराइटिंग नहीं है जो मैंने पेपर में लिखी थी, ठीक है ना। वो इसके ऊपर थोड़ी सी गंदी हैंडराइटिंग आती है, जब प्रॉपर तरीके से लिखता हूं तो अच्छी आती है। तो आई होप आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होगी, ऐसा ना हो कि सामने वाले को समझ में भी ना आए, क्योंकि जो आपने लिखा अगर वो सामने वाले के पल्ले ही नहीं पड़ा तो वो 15 मिनट भी तुम्हारे वेस्ट है, बस ये पर ध्यान देना। तो 15 मिनट की बजाय चाहे तुम 18 मिनट ले लो, बट जो तुमने लिखा हो वो सामने वाले को समझ में आना चाहिए कि तुमने लिखा क्या है। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं बस। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? चलो बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड जी, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बस ठीक है, मतलब 20 से 22 मिनट का टाइम लग रहा है, देन वेल एंड गुड है जी। ठीक है, चलो तो इस क्वेश्चन को हम अगले करते हैं। अब अगले क्वेश्चन के ऊपर आओ जी फटाफट से। आज भी हमें वही चैप्टर करना है, आईटीसी वाला चैप्टर करना है, पेमेंट ऑफ जीएसटी वाला चैप्टर करना है, और टाइम ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर करना है। ठीक है, अच्छा कल ध्यान रखना, कल के लिए आप चैप्टर नोट कर लो। कल जो आपने चैप्टर रिवाइज करके आना है, एक तो चैप्टर आपने रिवाइज करके आना है कॉम्पोजिशन लेवी, ठीक है जी। एक चैप्टर आपने रिवाइज करके आना है कॉम्पोजिशन लेवी का, और दूसरा जो आपने चैप्टर रिवाइज करके आना है वो आपने चैप्टर रिवाइज करके आना है दैट इज रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी का जी। एक बार दोबारा बोलूंगा, ये 2 चैप्टर अपने घर से रिवाइज करके आने हैं, एक तो कॉम्पोजिशन लेवी वाला, ये चैप्टर अपने घर से रिवाइज करके आना है, और दूसरा जो चैप्टर अपने रिवाइज करके आना है वो आना है रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। और ये दोनों चैप्टर ऐसे हैं जिसमें हमें राइटिंग प्रैक्टिस बहुत सारी चाहिए, क्योंकि इसमें ना मेनली प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं बनेंगे, इसमें प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे। तो इसमें लिखना आना चाहिए कि हमें लिखना क्या है। तो ये दोनों चैप्टर जो हैं इसमें राइटिंग प्रैक्टिस की बहुत नीड पड़ेगी, बस ये पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, चलो अब एक बार आओ जी फटाफट से। अब ये टाइम ऑफ सप्लाई वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन है, चेक करते हैं वो क्वेश्चन क्या कह रहा है। आओ जी क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इधर देखो ध्यान से जी, इधर देखो ध्यान से, वो क्या कह रहा है? कह रहा है चंपक लिमिटेड, चंपक लिमिटेड मतलब एक कंपनी है, चंपक लिमिटेड अवेल लीगल सर्विस फ्रॉम ए फर्म ऑफ एडवोकेट, मतलब फर्म ऑफ एडवोकेट ने सर्विस दी चंपक लिमिटेड को। ठीक है, फर्म इन इशू इनवॉइस फॉर द सर्विस ऑफ चंपक लिमिटेड ऑन 17 फरवरी, इनवॉइस इशू किया 17 फरवरी को जी, इनवॉइस इशू किया 17 फरवरी को। हाउएवर चंपक लिमिटेड was not happy with the services provided by the firm as its legal case was not handled by the firm in a professional manner and it resulted in the company losing the case। ठीक है, the company delay the payment of the firm and finally made the payment, जो है वो पेमेंट की है 3 नवंबर को। पेमेंट कब की है? 3 नवंबर को अपने पेमेंट की है। कह रहा है डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ द लीगल सर्विस प्रोवाइडेड बाय द फर्म ऑफ एडवोकेट टू चंपक लिमिटेड। अब बताओ इस केस में उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? पहले तो एक बात मेरे को सोच के बताओ, लीगल मतलब एडवोकेट सर्विस दे रहे हैं एक कंपनी को, दैट इज बिजनेस एंटिटी, और बिजनेस एंटिटी और उसकी टर्नओवर हम एज्यूम कर रहे हैं थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा है,
तो टैक्सेबल होगा, और वो रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल होगा। तो इस केस में रिवर्स चार्ज वाला पॉइंट ऑफ टैक्सेशन निकलेगा। अब रिवर्स चार्ज वाले केस में पीओटी कैसे निकलता है? रिवर्स चार्ज वाले केस में पीओटी निकलता है, पहला जिस दिन आपने पेमेंट की है या तो वो दिन, या फिर 61st डे जो होगा इनवॉइस की डेट से, या तो वो दिन, इनमें से जो अर्लियर दिन होगा ना तो वो तुम्हारा पेमेंट बनेगा भाई, वो तुम्हारा पीओटी बनेगा। तो सिंपल सी बात क्या निकल के आ रही है, अगर पेमेंट 60 दिन के अंदर आ रही है तो पेमेंट पीओटी है, अगर पेमेंट 60 दिन में नहीं आ रही है तो 61st डे तुम्हारा पीओटी है। अब यहां पे चेक करना, इनवॉइस कटा 17 फरवरी को, पेमेंट आ रही है 3 नवंबर को, तो क्या पेमेंट वो 60 दिन में आ रही है? पेमेंट 60 दिन में तो नहीं आ रही। तो अगर पेमेंट 60 दिन में नहीं आ रही तो 61st डे जो होगा वो मेरा पीओटी बनेगा। अब यहां पे चेक करना, 17 फरवरी है तो 18, 19, 20, 3 दिन तो ये हो गया, और 8 दिन फरवरी में, और मान लो 8 और 3 11 दिन फरवरी में, 31 दिन फिर मेरे मार्च में निकल के आ गए, 31 और 11 कितने हो गए? 42 दिन हो गए। फिर 18 दिन मेरे अप्रैल में हो गए, तो 18 अप्रैल को मेरे 60 दिन बन रहे हैं। तो अगर 18 अप्रैल को मेरे 60 दिन बन रहे हैं तो उससे अगला दिन जो होगा 19 अप्रैल, ये मेरा पॉइंट ऑफ टैक्सेशन बनेगा। बस ये पर ध्यान दो। अबे नालायको, 60 दिन जहां पे खत्म हो रहे हैं वो नहीं, 61st डे, तो 61st डे जो बन रहा है वो 19 अप्रैल बन रहा है, तो मेरा पॉइंट ऑफ टैक्सेशन जो बनेगा वो 19 अप्रैल बनेगा। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? क्योंकि पेमेंट यहां पे 60 दिन में नहीं है, तो अगर पेमेंट 60 दिन में नहीं है तो 61st डे जो है वो मेरा 19 अप्रैल है, तो 19 अप्रैल जो होगा वो मेरा पॉइंट ऑफ टैक्सेशन बनेगा। बस ये पर ध्यान दो। क्या इसको लॉक कर सकते हैं? पक्का पक्का, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलो अभी हम इसको लिख के भी देखेंगे, तो इसका आंसर दिमाग में बिछा लो, आंसर जो है वो 19 अप्रैल है। ठीक है, चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अगला क्वेश्चन एक बार चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो हमारा है ये लो जी, ये वाला क्वेश्चन है हमारा आईटीसी वाला। एक बार इसको भी करते हैं, ठीक है ना, फिर लास्ट में आराम से प्रेजेंटेशन के साथ में लिख के देखेंगे। एक बार अब चेक करना अगला क्वेश्चन कौन सा है। वो कह रहा है वेदा लिमिटेड, ध्यान से चेक करना जी। वो कह रहा है वेदा लिमिटेड प्रक्योर द फॉलोइंग गुड्स इन द मंथ ऑफ अगस्त 2024। अच्छा, प्रक्योर की बात कर रहा है। प्रक्योर का मतलब क्या है? आउटवर्ड सप्लाई या इनवर्ड सप्लाई? ऑब्वियस सी बात है इनवर्ड सप्लाई। भाई प्रक्योर का मतलब तो इनवर्ड होता है ना, तो वो कह रहा है प्रक्योर, प्रक्योर का मतलब इनवर्ड सप्लाई। इनवर्ड सप्लाई का मतलब हमें आईटीसी बताना है कितना मिलेगा नहीं मिलेगा। पहला वो कह रहे जी, पहला वो यहां पे कहना चाह रहा है कि उसने गुड्स यूज किया। अब उसने गुड्स यूज किया कंस्ट्रक्टिंग एन एडिशनल फ्लोर ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ एडिशनल फ्लोर हैज बीन कैपिटलाइज्ड। अब मेरे को सारे बच्चे फटाफट से बोल दो, याद करो वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी है और आपने कॉस्ट भी कैपिटलाइज कर दी है, तो आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर ये कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं की होती, अगर ये कॉस्ट को पीएनएल में डेबिट किया होता, उस केस में आपको आईटीसी मिल जाता। बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद अगले पॉइंट पर आओ जी। तो कहना चाह रहा है अगला पॉइंट है ट्रक। हाँ जी, ट्रक यूज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इनपुट इन द फैक्ट्री। ट्रक यूज कर रहे हो तो भैया गुड्स मोटर व्हीकल है, तो गुड्स मोटर व्हीकल वाले केस में तो आईटीसी मिल जाता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें आपको आईटीसी मिल जाएगा, इसमें आपको आईटीसी मिल जाएगा। इनपुट यूज कर रहे हो ट्रायल रन में, तो इनपुट अगर यूज कर रहे हो ट्रायल रन में, तो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में यूज कर रहे हो, इस केस के अंदर भी आपको आईटीसी मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद अगला उसके बाद कन्फेक्शनरी आइटम्स फॉर कंजम्पशन ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन द फैक्ट्री। याद करो फूड एंड बेवरेज, तो फूड एंड बेवरेज वाले केस में तो आईटीसी ब्लॉक है, तो फूड एंड बेवरेज वाले केस में आईटीसी ब्लॉक है, तो इस वाले केस में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, इस वाले केस में आईटीसी हटा दो। अगला वो कह रहा है सीमेंट यूज किया फॉर मेकिंग फाउंडेशन एंड स्ट्रक्चर सपोर्ट टू प्लांट एंड मशीनरी। अब ये इस केस में आईटीसी मिल जाएगा, क्योंकि प्लांट मशीनरी वाले केस में आईटीसी की कोई दिक्कत नहीं है, तो प्लांट मशीनरी वाले केस में आईटीसी मिलेगा। फिर वो कह रहे हैं डेप्रिसिएशन जो है आपने क्लेम नहीं किया, अच्छी बात है, क्योंकि अगर वो डेप्रिसिएशन क्लेम कर लेता तो उस केस में आईटीसी नहीं मिलता। अब उसने डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं किया तो इसलिए वहां पे उसको आईटीसी मिल जाएगा। बस ये ध्यान दो, ठीक है। अब उसने आईटीसी बताना है तो आपको एक्सप्लेनेशन भी देनी है कि भैया आईटीसी क्यों मिलेगा। 5 नंबर में क्वेश्चन है तो हमें इसका रीजन भी साथ में देना पड़ेगा, आईटीसी क्यों मिलेगा और आईटीसी क्यों नहीं मिलेगा। तो एक क्वेश्चन भी अभी हम प्रेजेंटेशन सोल्व कर लेंगे, बट इसका आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। आंसर में क्या आएगा, तो आंसर में एक तो आपको 11,000 रुपए का आईटीसी मिलेगा, तो 11,000 रुपए यहां पे लिख लेता हूं, प्लस में 8350 रुपए, 8350 रुपए आ गया, ठीक है। फिर प्लस में 9550 आ गया, तो 28,900 रुपए का मेरे को आईटीसी मिलेगा। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरे समझ में आ रही है? 28,900 रुपए का मेरे को आईटीसी मिलेगा, ये इसका करेक्ट आंसर है। बस ये पर ध्यान दो। डन।
क्या इसको लॉक कर दें जी? पक्का पक्का, चलो बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अब अगले पॉइंट के ऊपर आओ जी। अब अगला क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं, ये लो जी। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है ये हमारा है भाई साहब 10 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 10 नंबर का है जी, ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन जो है वो 10 नंबर का है, तो बहुत ध्यान से करना अगला क्वेश्चन क्या है जी। आओ जी, पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है, फिर ये तीनों क्वेश्चन करने के बाद फिर इसको कोशिश करेंगे विद प्रेजेंटेशन सोल्व करने की। आओ जी, अब वो कहना चाह रहा है मिस श्रेया प्रोप्राइटर ऑफ हैप्पी एंटरप्राइज ए रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो ये पर्सन कहां का रहने वाला है? वेस्ट बंगाल का रहने वाला है, ठीक है। पे जीएसटी अंडर रेगुलर स्कीम में रखी है, कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं है। इट इज नॉट एलिजिबल फॉर एनी थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन, कोई थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन के एलिजिबल भी नहीं है, मतलब कोई 10 लाख या 20 लाख के टर्नओवर नहीं है। इट मींस रजिस्टर्ड हो चुका है। इट प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, उसने दिसंबर के महीने की इंफॉर्मेशन दी है। अब वो नीचे उसने क्लैरिफाई कर दिया आउटवर्ड सप्लाई, देखो कितना सिंपल कर दिया। याद है कल वाली क्लास में जो हमने क्वेश्चन किए थे, हेलो भाई साहब, ओए ओए हेलो इधर, याद करो कल वाली क्लास में जो हमने क्वेश्चन किए थे, तो कल वाली क्लास के अंदर मैंने कहा था कि वहां पर इनवर्ड सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई फाइंड आउट करना पड़ रहा था कि कौन सी सप्लाई इनवर्ड सप्लाई है, कौन सी आउटवर्ड है। अब यहां तो वो क्लैरिफाई कर रहा है कि आउटवर्ड सप्लाई है। अब अगर क्लैरिफाई कर रहा है कि ये सप्लाई जो है आउटवर्ड सप्लाई है, इट मींस जो भी इसमें जीएसटी निकलेगा वो जीएसटी मुझे गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। जो भी इसमें जीएसटी निकलेगा वो जीएसटी मुझे गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। अब जो वो जीएसटी मुझे गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, तो इससे मेरी लाइबिलिटी निकल के आएगी, बस ये पर ध्यान दो। अब देखो यहां पे तो कह रहे हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स टू मिस एमएस रिलायबल एंड सन्स 7 लाख रुपए। तो भैया इंट्रा स्टेट सप्लाई है, सीजीएसटी एसजीएसटी यहां पे लग जाएगा। फिर वो कह रहे हैं इंट्रा स्टेट ट्रांसफर ऑफ गुड्स टू इट्स ब्रांच ऑफिस इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, बोथ प्लेस आर अंडर द सेम जीएसटीआईएन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेम जीएसटीआईएन। याद करो, आपको मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि एक स्टेट में अगर उसने मल्टीपल रजिस्ट्रेशन करवा ली है तो वो डिस्टिंक्ट पर्सन वाली कैटेगरी में आ जाएगा। मैं दोबारा बोलूंगा, एक स्टेट में अगर उसने मल्टीपल रजिस्ट्रेशन करवा ली है तो वो डिस्टिंक्ट पर्सन वाली कैटेगरी में आ जाएगा। बट एक स्टेट में उसका सेम रजिस्ट्रेशन है तो भैया वो डिस्टिंक्ट पर्सन तो है नहीं, वो तो सेल्फ सप्लाई है। तो अगर वो सेल्फ सप्लाई है तो इसको तो हम सप्लाई मानेंगे नहीं, क्योंकि स्टेट भी सेम है, रजिस्ट्रेशन भी सेम है, इसको हम सप्लाई में कवर नहीं करेंगे। डिस्टिंक्ट पर्सन वाले काम को सप्लाई में कवर करते हैं, और वो तब होता है जब दोनों का रजिस्ट्रेशन जो हो वो अलग अलग हो। तो ये जो है ये सप्लाई वाली कैटेगरी में कवर नहीं होगा। इसमें गलती से भी जीएसटी एप्लीकेबल मत कर देना, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है ना। उसके बाद फिर वो कह रहा है परमानेंट ट्रांसफर ऑफ ओल्ड कंप्यूटर टू ऑर्फनेज होम विदाउट कंसिडरेशन आईटीसी वाज नॉट अवेल्ड ऑन द सेम। तो इसको भी आईटीसी, इसको भी नहीं मानेंगे सप्लाई। याद करो इसको सप्लाई क्यों नहीं मानेंगे, याद है शेड्यूल अपना शेड्यूल 1 का पैरा 1 परमानेंट ट्रांसफर बिजनेस एसेट विदाउट कंसिडरेशन आईटीसी अवेल्ड। वहां पे आईटीसी अवेल होना जरूरी है। अब यहां पे अपने आईटीसी अवेल ही नहीं किया, जब अपने आईटीसी अवेल ही नहीं किया तो पैरा 1 में सप्लाई नहीं बनेगा। रीजन क्योंकि पैरा 1 की कंडीशन ही यही थी कि आईटीसी आपने उस गुड्स पे अवेल कर लिया। अब यहां पे आईटीसी अवेल ही नहीं किया तो ये काम भी सप्लाई वाली कैटेगरी में कवर नहीं होगा, तो इस पे भी कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, बस ये पर ध्यान दीजिए। आप देख रहे हो वो सारे प्रोविजन की टेस्टिंग कर रहा है भाई साहब, ठीक है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं क्वेश्चन पढ़ना सीख लेना बस, और कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो फिर वगैरह एडवांस रिसीव फॉर द फ्यूचर सप्लाई ऑफ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस टू मिस्टर शुभम इंट्रा स्टेट सप्लाई है। अब सर्विस वाले केस में एडवांस आया, सारे बच्चे बोल दो सर्विस वाले केस में एडवांस आया। सर पर वो डिस्पोज ऑफ था ना, अबे नालायक, पूरी एंट्री पढ़ो क्या था उसके अंदर, क्या लिखा था, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ गुड्स ऑन विच आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। तो आईटीसी अवेल की बात उसने दोनों केस के अंदर बोली थी, परमानेंट ट्रांसफर हो चाहे वो डिस्पोजल हो, दोनों केस में आईटीसी अवेल होना जरूरी है, तभी सप्लाई बनेगा, बस ये पर ध्यान दो। अब मेरे को सारे बच्चे बोला क्या सर्विस वाले केस में एडवांस चेक करते हैं, बिल्कुल चेक करते हैं। गुड्स वाले केस में एडवांस चेक नहीं करते, सर्विस वाले केस में एडवांस चेक करते हैं। और अगर 1000 से ऊपर है तो उस पर जीएसटी अभी देना पड़ेगा। एडवांस कितना है, 40,000 रुपए का, 1000 रुपए से ऊपर है तो इस पर जीएसटी जो होगा वो भी लगेगा। तो यहां पर भी जीएसटी लगेगा, यहां पर भी लगेगा, इन दोनों पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। यहां तक क्लियर है? क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही है?
पक्का पक्का। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ। अब नेक्स्ट पॉइंट फिर यहां पे निकल के आ रहा है कि हमें आईटीसी कैसे कैसे मिलेगा जी। अब एक बार चेक करना आईटीसी कैसे कैसे मिलेगा। अब देखो जी, अब अगला उसने इनवर्ट सप्लाई बोला है, तो इनवर्ट सप्लाई वाले केस में क्या मिलेगा, आईटीसी मिलेगा। इनवर्ट सप्लाई वाले केस में क्या मिलेगा, आईटीसी मिलेगा। अच्छा एक बात बताना, अब यहां पर जो मेरे को जीएसटी देना है, सारे बच्चे आंसर देना जी, यहां पर जो मुझे जीएसटी देना है और यहां पर जो मेरे को जीएसटी देना है, आप मेरे को बता सकते हो कि इनमें जो भी मेरे को जीएसटी देना है क्या वो फॉरवर्ड चार्ज वाला जीएसटी है या रिवर्स चार्ज वाला जीएसटी है, बस मेरे को ये बता दो जी। मेरे को सारे के सारे बच्चे बस ये बता दो, इन दोनों केस में जो भी मेरे को जीएसटी पे करना है क्या फॉरवर्ड चार्ज वाला जीएसटी है या रिवर्स चार्ज वाला जीएसटी है। तो इसमें जो भी जीएसटी पे करना है वो फॉरवर्ड चार्ज वाला जीएसटी है, कोई भी जीएसटी रिवर्स चार्ज वाला नहीं है। देखो रिवर्स चार्ज वाला जीएसटी तो इनवर्ड सप्लाई पे निकल के आएगा ना, ये तो सारी की सारी आउटवर्ड सप्लाई है। नई बात समझ में आ रही, अरे मेरे नालायकों, रिवर्स चार्ज वाला जो जीएसटी है वो तो इनवर्ड सप्लाई पे निकल के आएगा ना, ये तो मेरी आउटवर्ड सप्लाई है। तो अगर ये मेरी आउटवर्ड सप्लाई है तो इस पे जीएसटी रिवर्स चार्ज वाला नहीं निकल के आएगा, इस पे फॉरवर्ड चार्ज वाला ही निकल के आएगा। अब एक बार यहां पे आओ, इनवर्ड सप्लाई पे आओ। कह रहे जी आपने गुड्स परचेज किए फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर, तो भैया अगर आपने रजिस्टर्ड सप्लायर से गुड्स परचेज किए हैं तो आपको आईटीसी मिल जाएगा जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। वगैरह अवेल वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस फॉर रिपेयर ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, अमाउंट ऑफ रिपेयर वाज डेबिटेड इन द P&L अकाउंट। ओ माय गॉड, याद करो वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस। अब वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस रिलेटेड टू लैंड एंड बिल्डिंग, आईटीसी ब्लॉक है, बट कब ब्लॉक है, अगर वो खर्चा कैपिटलाइज कर दिया हो। अब यहां पर उसने खर्चा कैपिटलाइज किया नहीं, वो कह रहा कैपिटलाइज नहीं किया, इस खर्चे को P&L में डेबिट कर दिया। अब इस खर्चे को P&L में डेबिट कर दिया, तो डेबिट कर दिया मतलब खर्चा कैपिटलाइज नहीं किया, कैपिटलाइज नहीं किया मतलब आईटीसी मिल जाएगा जी। तो इस केस में आईटीसी मिल जाएगा जी, इस केस में आईटीसी मिल जाएगा क्योंकि उसने खर्चा जो है वो कैपिटलाइज नहीं किया। तो अगर खर्चा कैपिटलाइज नहीं किया तो आपको आईटीसी मिल जाएगा जी। अब अगले पॉइंट पर आओ। availed legal service from the advocate to represent the matter in the court relating to collection of the dispute proceeding from customer 50,000 पे। हाँ जी, अब ये मेरी इनवर्ट सप्लाई है, इस पे जो भी जीएसटी लगेगा उसका मुझे आईटीसी मिलेगा, उसका मुझे आईटीसी मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आरसीएम वाले केस में आईटीसी मिल जाता है। बट मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, इसका जीएसटी क्या सप्लायर पे करेगा, रिसीवर पे करेगा, रिसीवर पे करेगा। तो जो ऊपर में फॉरवर्ड चार्ज वाला जीएसटी मैंने ऊपर लिखवाया है, जब मैं वो देने जाऊंगा तो साथ में ये रिवर्स चार्ज वाला जीएसटी भी मुझे देना पड़ेगा। बट हां, रिवर्स चार्ज वाला जीएसटी देने के लिए सिर्फ कैश लेजर यूज करूंगा, उसकी पेमेंट करने के लिए क्रेडिट लेजर यूज नहीं कर सकता, बस ये पर ध्यान दो। तो सिंपल सी बात है, जो भी तुम क्रेडिट निकालोगे ना उसको फॉरवर्ड चार्ज की लाइबिलिटी में यूज करना, जो रिवर्स चार्ज वाला जीएसटी मुझे गवर्नमेंट को देना पड़ेगा उसकी पेमेंट के टाइम पर ये यूज मत करना, क्योंकि उसकी पेमेंट जो होगी वो कैश लेजर से होगी, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो यहां पे क्या लिखा है जी, तो कह रहा है रेट ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी ऑन ऑल सप्लाई आर एज फॉलोस। अब उसने गुड्स वाले केस में तो ये रेट दे रखा है, ठीक है, सर्विस वाले केस में ये रेट दे रखा है। कह रहा है इनवर्ड सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई जीएसटी एक्सक्लूसिव है, सारी की सारी कंडीशन आईटीसी वाली सेटिस्फाइड है। एग्रीगेट टर्नओवर हैप्पी एंटरप्राइज इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एक्सीड थ्रेशोल्ड लिमिट, ठीक है। आपको देखो उसने लिखा है ना वर्किंग नोट पे आपको बताने, आप चेक करो ना, वर्किंग नोट भी आपको बनाने हैं, ठीक है ना। तो वर्किंग नोट के भी अलग से नंबर होते हैं, तो बच्चा कहता है ना वर्किंग नोट बनाने हैं नहीं बनाने, क्या अलग से नंबर होते हैं, तो वो क्लैरिफाई कर रहा है कि वर्किंग नोट पे आपको बताने हैं और मिनिमम कितना जीएसटी मेरे को कैश में देना पड़ेगा ये बताना है, बस ये पर ध्यान दो जी। सर जी एक बार लास्ट वाला पॉइंट दोबारा बता दो। अरे मेरे बच्चे नालायक बच्चे, ओ मेरे नालायक बच्चे, एक बात बताओ, एडवोकेट की सर्विस ली है तो आरसीएम में कवर है, आरसीएम में कवर है, तो इस पे जीएसटी कौन पे करेगा, रिसीवर पे करेगा, मतलब जिसने सर्विस ली है। अब ये सर्विस ली किसने है, ये सर्विस श्रेया प्रोप्राइटर ने ली है, ठीक है ना, मतलब इसने सर्विस ली है जी, तो ये जीएसटी पे करेगा रिवर्स चार्ज में। बट गवर्नमेंट कह रही जब ये जीएसटी तो रिवर्स चार्ज में देने जाएगा तो इसकी पेमेंट के टाइम पर तू क्रेडिट यूज नहीं कर सकता, क्योंकि रिवर्स चार्ज वाला जीएसटी ओनली कैश लेजर से ही दिया जाता है, उसके लिए क्रेडिट यूज नहीं करते। क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि क्रेडिट यूज करते हैं फॉर द पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स में रिवर्स चार्ज वाला टैक्स कवर ही नहीं होता, ये हमने कल भी प्रेजेंटेशन में लिखा था, और ये रिवर्स चार्ज वाला टैक्स है, तो इसको यूज करोगे ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ फॉरवर्ड चार्ज वाला जीएसटी। तो सर जो इस पे जीएसटी होगा क्या उसका आईटीसी मिलेगा, आईटीसी मिलेगा,
100% मिलेगा। रिवर्स चार्ज वाले केस के अंदर भी आईटीसी मिलता है, बट जब वो जीएसटी गवर्नमेंट को देने जाओगे तो वो कैश लेजर से पेमेंट करोगे, क्रेडिट लेजर से पेमेंट नहीं करोगे। बस ये पर ध्यान दो जी। क्या बात समझ में आ रही है जी? पक्का पक्का। चलो अब अगले पॉइंट पर आना जी। अब एक बार ये वाला क्वेश्चन भी बस 2 मिनट देख लो, फिर हम लिखना स्टार्ट करते हैं प्रेजेंटेशन जी। सर आईजीएसटी की हत्या ही क्यों पहले करते हैं? क्योंकि आईजीएसटी दोनों में यूज हो सकता है जी। आईजीएसटी जो है वो दोनों में यूज हो सकता है। सर बाद में इसका क्रेडिट मिलेगा ना कैश पर? अरे आईटीसी तो वैसे ही मिलेगा, मैं कहता रहा हूं आईटीसी मिलेगा, बट पेमेंट जो होगी वो कैश में होगी। देखो यहां पे क्या लिखा है, कह रहा है रेणुका सेल्स ए रजिस्टर्ड सप्लायर रिसीव 100 इनवॉइस फॉर इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन्वॉल्विंग जीएसटी ऑफ 10 लाख फ्रॉम वेरियस सप्लायर ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी। आउट ऑफ 100 इनवॉइस डिटेल ऑफ 80 इनवॉइस जीएसटी ऑफ 6 लाख रुपए हैव बीन फर्निश्ड बाय द सप्लायर इन देयर रिस्पेक्टिव जीएसटी आर वन on the prescribed due date or thereafter such detail have been communicated to be compute the ITC that can be claimed by the Renuka sales in GSTR 3B for the month of January to be filed by 20 February assuming that GST of 10 lakh is otherwise eligible for ITC make suitable assumption wherever necessary। बताओ इससे गिरा हुआ क्वेश्चन क्या होगा? इसे गिरा हुआ क्वेश्चन क्या होगा आप मेरे को बताओ। 100 इनवॉइस हैं, 100 में से 80 इनवॉइस आपने अपलोड कर दिए, उसका जीएसटी बनता है 6 लाख और वो इनवॉइस 2B में शो भी हो रहे हैं, तो सिंपल सी बात है 6 लाख रुपए का आईटीसी मिलेगा, 4 लाख रुपए का आईटीसी नहीं मिलेगा। बताओ इसे सिंपल क्वेश्चन क्या होगा भाई? इसे गिरा हुआ क्वेश्चन और क्या ही होगा कि भैया 100 में से 80 इनवॉइस का आईटीसी मिलेगा, जो 20 इनवॉइस है उसका 4 लाख रुपए का आईटीसी है, आप क्लेम नहीं कर पाओगे क्योंकि जो इनवॉइस जीएसटीआर 1 में ही नहीं है वो 2B में नहीं है। अगर वो 2B में नहीं है तो यू कैन नॉट क्लेम आईटीसी। बस ये बात ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? क्या आपको बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो अब एक बार ऐसा करो, फटाफट से आ जाओ, इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हम वो टाइम ऑफ सप्लाई वाला क्वेश्चन लिख रहे हैं जो सबसे पहले आज हमने किया था जी। ठीक है ना, लिखो यहां पे जी सॉल्यूशन। आओ जी लिखो यहां पे जी, लीगल प्रोविजन related to this question। लीगल प्रोविजन रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन, तो लिखो यहां पे जी लीगल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एडवोकेट टू ए business entity are cover under RCM, cover under RCM section 13(3) of CGST Act 2017 when tax is payable by receiver under RCM, payable by receiver under RCM, time of supply of services earlier of the following। टाइम ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग। पहला डेट ऑफ पेमेंट और 61st डे from the date of issue of invoice by the supplier।
13 के साथ 3 भी लिखना जरूरी है? नहीं, 13 से भी काम चल जाएगा, अगर 3 याद है तो अच्छी बात है जी। इन्वेस्टर अर्लियर है वो तुम्हारा पीओटी यहां पर बनेगा जी। अब तीसरा पॉइंट, इन गिवन क्वेश्चन डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस जो है वो 18 फरवरी है। सिक्सटी फर्स्ट डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस जो है वो 19 अप्रैल है। 19 अप्रैल है। डेट ऑफ पेमेंट जो है आपने की है 3 नवंबर है। एज पर 13(3) अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग। पहला, डेट ऑफ पेमेंट 18 फेब, और सेकंड सॉरी पेमेंट जो है वो 3 नवंबर। पेमेंट जो है वो 3 नवंबर है। पेमेंट यहां पे आ रही है वो आ रही है 3 नवंबर। और 19 अप्रैल, तो अर्लियर इज 19 अप्रैल। 17 फरवरी है। 17 फरवरी है क्या? सॉरी, ओके जी, 17 फरवरी लिख लो यहां पे जी। यहां पे डेट सही कर लेना जी, 17 फेब कर लेना जी, 17 फेब। ठीक है, तो यहां पे अर्लियर जो बनेगा वो 19 अप्रैल बनेगा। तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सच सर्विसेज 19 अप्रैल। टाइम ऑफ सप्लाई जो बनेगा वो 19 अप्रैल बनेगा, बस ये पर ध्यान दो। डन, लॉक कर दो जिसको। तो ये हमारा 19 अप्रैल जो है वो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा, बस ये पर ध्यान दो। क्लियर है? तो ये इसका आंसर निकल के आएगा। अब नेक्स्ट का आंसर लिखो जी, जो आईटीसी वाला क्वेश्चन था ना, लिखो आईटीसी वाले क्वेश्चन का जी। 19 अप्रैल बनेगा भैया, 18 अप्रैल क्यों बनेगा? 19 अप्रैल बनेगा ना। कैलकुलेट करो, 18 अप्रैल को तो 60 दिन खत्म हो रहे हैं, उससे अगला दिन जो बनेगा 61st डे वो 19 अप्रैल बनेगा जी। ठीक है, लिखो यहां पे सॉल्यूशन लिखो। कंप्यूटेशन, ये हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट का बी है, ये फर्स्ट का बी है। और ये मॉक टेस्ट पेपर जो हमारा है वो 4 है, एमटीपी, मतलब मॉडल टेस्ट पेपर जो है ये 4 है। मॉडल टेस्ट पेपर जो है ये 4H, एमटीपी 4 का। कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ऑफ आईटीसी अवेलेबल फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2024। अगस्त 2024। लो जी, अब यहां पे वही टेबल बनाओ जी। पर्टिकुलर और एक तरफ लिखोगे अमाउंट। पर्टिकुलर और अमाउंट। वेदा वाला क्वेश्चन कौन सा? हाँ, वेदा वाला जी, वेदा वाला क्वेश्चन। अब लिखो यहां पे सबसे पहला पॉइंट निकल के आ रहा है, फर्स्ट पॉइंट यहां पे आ रहा है, गुड्स यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ एडिशनल फ्लोर ऑफ ऑफिस बिल्डिंग। यहां पे आईटीसी आएगा नील, यहां पे आईटीसी नील आएगा।
अब यहां पे ना दो तरीके हैं, या तो इसका रीजन साथ में लिख लो या फिर वर्किंग नोट में ले जाओ, मतलब जो तुम्हारा मन करता है वैसे कर लो, ठीक है ना। अगर रीजन तुम्हें साथ में लिखना है साथ में भी चलेगा, वर्किंग नोट में लिखना है वर्किंग नोट के अंदर भी चलेगा, जो तुम्हारा मन करे जी। तो मैं यहां साथ में लिख देता हूं जी, यहां पे लिखो जी आईटीसी ऑन गुड्स रिसीव फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन immovable property, immovable property is blocked under section 17(5), under section 75 if amount has been कैपिटलाइज, अगर अमाउंट आपने कैपिटलाइज कर दिया तो भैया उस केस में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, इमूवेबल वाले केस में बस ये पर ध्यान दो। अब सेकंड पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट है ट्रक, ट्रक यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इनपुट्स इन दी फैक्ट्री, 11,000 रुपए का, इसका आपको आईटी से मिल जाएगा। अब बताओ इसका तुम रीजन क्या देके आओगे, क्योंकि आपने ट्रक यूज किया। पहली बात तो ये पैसेंजर मोटर व्हीकल या गुड्स मोटर व्हीकल है, और दूसरी बात इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में यूज हो रहा है जी। तो लिखो यहां पे जी आईटीसी ऑन गुड्स मोटर व्हीकल इज अलाउड if it is used in the course or furtherance of business, furtherance of business, hence such truck used for transportation of input, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इनपुट इन दी फैक्ट्री, हेंस आईटीसी अलाउड। इस केस में आईटीसी जो है वो अलाउड है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, बस ये पर ध्यान दो। हाँ, आईटीसी के लिए तुम शॉर्टकट यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आईटीसी के लिए तुम शॉर्टकट यूज कर सकते हो। तीसरे पॉइंट पर आओ, तीसरा है इनपुट, इनपुट used in trial runs, input used in trial runs। अब यहां पे लिखो जी input are used in the course or furtherance of business and hence ITC allowed। कितने है जी यहां पे 8350, इतने का आपको आईटी से मिल जाएगा। फोर्थ में क्या जी, फोर्थ में है कन्फेक्शनरी के आइटम, कन्फेक्शनरी आइटम्स फॉर कंजम्पशन ऑफ एम्प्लॉई वर्किंग इन फैक्ट्री। यहां पे क्या आएगा, नील आएगा जी, यहां पे नील आएगा। रीजन क्या है जी, आईटीसी ऑन फूड एंड बेवरेजेस इज ब्लॉक्ड एक्सेप्ट, अरे याद है फूड एंड बेवरेज का भी आईटीसी मिल जाता है, एक्सेप्ट किस केस में, if inward supply and outward supply are same।
अगर आपकी इनवर्ड सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई सेम है उस केस में आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो, या आपने ये सप्लाई एज ए कॉम्पोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई आगे दी है उस केस के अंदर भी आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो, अगर वो तुम्हें 17.5 याद आ रहा हो जी, अगर वो तुम्हें 17.5 याद आ रहा हो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का। और अब जितने बच्चे रेगुलर बैच वाले बैठे हैं ना, तो ग्रुप में ना सबको वार्निंग दे देना, ऑडियो डाल देना, वैसे मैं भी ऑडियो डालूंगा, कि जो ये सोच रहे हैं ना कि हम ऐसे ही पास हो जाएंगे और वो ये सेशन अटेंड नहीं कर रहे, उनको नहीं पता वो कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। और जो आधे बच्चे क्वेश्चन करने के बाद भाग जाते हैं, मैं बता रहा हूं उसकी वैल्यू 0 है, उनको मेरी बात चाहे बुरी लगे, वैल्यू 0 है। ये उन्हीं बच्चों के 20-25 नंबर आ रहे हैं जो सिर्फ क्वेश्चन कर करके जा रहे हैं, जो लिख के देख ही नहीं रहे कि प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, कितने टाइम में क्वेश्चन होगा, जिनकी कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं है ना, ये सब वो बच्चे हैं जिनको पेपर आता है होता 60 का है, पेपर आता है होता 55 का है, पेपर आता है होता 70 का है। अब जो किया ही नहीं उसमें नंबर 0 आएंगे ना। तो एक ऑडियो डाल देना कि सर आज डांट रहे थे बहुत ज्यादा, ठीक है ना। हाँ जी, अगले पॉइंट पर आओ जी, 5वें पॉइंट पर आओ जी। अब 5वां पॉइंट यहां पे लिखो, सीमेंट वाला जी। सीमेंट यूज्ड फॉर मेकिंग फाउंडेशन एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी लास्ट लाइन के अंदर लिखा है इफ इनवर्ड सप्लाई एंड आउटवर्ड सप्लाई आर सेम, इफ इनवर्ड सप्लाई एंड आउटवर्ड सप्लाई आर सेम जी, ठीक है जी। आप सिंपल सी बात देख लो ना भाई, आप क्वेश्चन टोटल काउंट करो कितने क्वेश्चन पेपर में आते हैं, और 180 मिनट हैं, तो बस 180 से डिवाइड कर लो, 180 से आप डिवाइड कर लो तो कितने पर मिनट क्वेश्चन में लगने चाहिए, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो जी, ठीक है। अब यहां पे लिखो जी, आईटीसी ऑन गुड्स यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी is allowed and not blocked under section 17(5). उसमें आईटीसी ब्लॉक नहीं है तो 9550, तो टोटल 28,900 रुपए का यहां पे आईटीसी आएगा जी। टोटल एलिजिबल आईटीसी जो है वो 28,900 रुपए का है, ठीक है जी। 28,900 रुपए का यहां पे आईटीसी निकल के आएगा, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? चलो अब ये पॉइंट हो गया जी। अब यहां पे आ जाओ, उस वाले क्वेश्चन पे आओ जो इनवर्ड सप्लाई और आउटवर्ड सप्लाई वाला था जी। लिखो यहां पे जी, कंप्यूटेशन ऑफ नेट जीएसटी पेबल इन कैश बाय हैप्पी एंटरप्राइजेस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। ये क्वेश्चन है मॉडल टेस्ट पेपर 5G, मॉडल टेस्ट पेपर 5G, मॉडल टेस्ट पेपर 5 का क्वेश्चन है। अब यहां पे सबसे पहले वही निकालो जी, सबसे पहले वही निकालो, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रोस जीएसटी लाइबिलिटीज। पहले ग्रोस जीएसटी लाइबिलिटी निकाल लो, कितनी आ रही है ग्रोस जीएसटी लाइबिलिटीज। तो यहां पर तो आ गया वही पर्टिकुलर, ठीक है। यहां पर आपको वही वैल्यू लिखनी है, लिख लो, नहीं लिखनी मत लिखो। सीजीएसटी, एसजीएसटी और यहां आ गया आईजीएसटी, ठीक है नी। अब यहां पे जीएसटी पेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज, तो पहले तो फॉरवर्ड चार्ज में कौन सा जीएसटी पे करना है, जीएसटी पेबल
अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। तो सबसे पहला फिर यहां पर मैंने कहा था इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंट्रा स्टेट सप्लाई 7 लाख रुपए की वैल्यू थी, और ये इंट्रा स्टेट सप्लाई जो थी वो गुड्स की थी, और गुड्स वाले केस में रेट 2.5% है, तो 7 लाख रुपए का 2.5% 17,500 रुपए यहां पे आएगा। 7 लाख का 2.5% और 17,500 रुपए यहां पे आएगा। 7 लाख का 2.5% और यहां पे कुछ भी नहीं आएगा। अच्छा, तो पहला तो ये पॉइंट हो गया। फिर दूसरी सप्लाई जो थी इंटर स्टेट, सॉरी इंट्रास्टेट, इंट्रास्टेट यहां पे आएगा इंट्रास्टेट, इंट्रास्टेट ब्रांच ट्रांसफर। अब इंट्रास्टेट ब्रांच ट्रांसफर तो ब्रैकेट में लिखो नोट ए सप्लाई सिंस सेम स्टेट एंड सेम GSTIN। स्टेट भी सेम है और GSTIN भी सेम है, और यहां पर वैल्यू कितनी है 1 लाख रुपए की है, तो कोई भी GST यहां पे नहीं लगेगा। GST यहां से हटा दो, क्योंकि स्टेट भी सेम है GST भी सेम है, तो भैया डिस्टिंक्ट पर्सन का तो मतलब ही नहीं है। तीसरा परमानेंट ट्रांसफर, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ ओल्ड कंप्यूटर टू orphanage home without consideration, without consideration and ITC not availed। ITC not availed तो यहां पे भी ब्रैकेट में लिखोगे नोट ए सप्लाई सिंस all condition of para 1 of schedule 1 is not satisfied, कि वो कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है जी। तो यहां पर वैल्यू जो है वो 80,000 रुपए की वैल्यू है, और यहां पर भी कोई भी GST एप्लीकेबल नहीं होगा जी। Not a supply since all conditions of part 1 sorry para 1 of schedule 1 is not satisfied, तो ये भी सप्लाई वाली कैटेगरी में कवर नहीं होगा। अब यहां पे आएगा फोर्थ पॉइंट, यहां पे आएगा फोर्थ पॉइंट, लिखो जी। फोर्थ पॉइंट में क्या है एडवांस, एडवांस रिसीव्ड फॉर फ्यूचर इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अब यहां पे कितने का एडवांस है जी 40,000 रुपए, तो 9% यहां पे लगाना है ना, सर्विस वाले केस में 9% है, तो 3600 रुपया आ गया, 3600 रुपया आ गया जी। तो आप अगर यहां पे देखोगे 40,000 रुपए का 9% इतना आ गया, 40,000 रुपए का 9% आपका इतना आ गया। ठीक है, अब ये मेरा फॉरवर्ड चार्ज वाला GST आ गया, तो बताना कितना आ रहा है फॉरवर्ड चार्ज वाला GST। तो यहाँ पे आपका फॉरवर्ड चार्ज वाला GST आएगा 17,500, 17 और 3 20, 21,100 रुपए CGST, 21,100 रुपए अपना SGST हो गया, और IGST नीला आ गया, तो ये आ गया टोटल ग्रोस GST अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। अच्छा मेरे को बताओ, क्या इसको फॉरवर्ड चार्ज के साथ में कोई रिवर्स चार्ज वाला GST भी देना है? यस, याद करो लीगल सर्विस, जो भी हमने लीगल सर्विस वाला पढ़ा था, लीगल सर्विस, तो लीगल सर्विस भी इसने ली है ना, तो लीगल सर्विस वाला GST रिवर्स चार्ज में देगा। तो यहां पे लिखोगे GST पेबल अंडर RCM। अब RCM में जो इसने लीगल सर्विस अवेल्ड की है कितने जी 50,000, तो 50,000 सर्विस वाले केस में 99% है 4500, 4500
तो 50,000 रुपए का 9%, 50,000 रुपए का 9%। अब यहां पे टोटल जीएसटी कितना देना है जी? यहां पे आएगा टोटल जीएसटी पेबल, तो 21 और 4 25,000, कितना आएगा जी? 25,000, 21 100 प्लस में 4500, तो 25,600 रुपए इसको देना है और 25,600 रुपए इसको देना है, इसको कुछ नहीं देना। अब मेरे को सारे बच्चे बोल दो, क्या इस पूरी पेमेंट करने के लिए मैं आईटीसी यूज कर पाऊंगा? नहीं, इस पूरी पेमेंट करने के लिए आईटीसी यूज नहीं कर पाऊंगा। जितनी पेमेंट फॉरवर्ड चार्ज वाला जीएसटी है ना, उसकी पेमेंट करने के लिए आईटीसी यूज कर सकता हूं। अब यहां पे आ जाओ सेकेंड पॉइंट पे, कंप्यूटेशन ऑफ आईटीसी, कंप्यूटेशन ऑफ आईटीसी। अब आईटीसी निकालो, यहां पर कितना आईटीसी मिलेगा जी? पर्टिकुलर, ठीक है। उसके बाद फिर आपका यहां पे वही वैल्यू, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। तो सबसे पहला केस जो हमारा निकल के आ रहा है वो आ रहा है इंट्रा स्टेट परचेज, इंट्रा स्टेट परचेज ऑफ गुड्स। कितने का जी? 8 लाख रुपए का। तो 8 लाख रुपए का है तो आप 2.5% निकाल दो, तो आई थिंक 8 लाख रुपए का 2.5%, 20,000 रुपए का सीजीएसटी, 20,000 रुपए का एसजीएसटी यहां पे आ गया, यहां पे नहीं आएगा। तो यहां पे 8 लाख रुपए का 2.5% आप दिखा दोगे, यहां पे 8 लाख रुपए का 2.5% आप दिखा दोगे। ठीक है। उसके बाद दूसरा केस क्या निकल के आ रहा है? दूसरा आ रहा है वर्क कॉन्ट्रैक्ट, वर्क कॉन्ट्रैक्ट फॉर रिपेयर ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, आईटीसी अलाउड सिंस अमाउंट नोट कैपिटलाइज एंड डेबिटेड इन P&L अकाउंट। आपने P&L में डेबिट कर दिया, उस खर्चे को आपने कैपिटलाइज नहीं किया, तो आपको आईटीसी यहां पर मिल जाएगा। अब यहां पर कितना आ रहा है जी? 30,000 रुपए का आ रहा है। तो सर्विस वाले केस में तो 9% है, 2700 रुपए सीजीएसटी, 2700 रुपए एसजीएसटी, यहां पे नहीं आएगा। क्लियर है जी? अब उसके बाद अगला फिर यहां पे आ रहा है लीगल सर्विस अवेल्ड। अब मैंने कहा था ना लीगल सर्विस का भी आईटीसी मिलेगा, है ये रिवर्स चार्ज वाली, बट आईटीसी तो मिलेगा ना। अब यहां पे कितने की है? 50,000 रुपए की है। अब 50,000 रुपए का 9% आप निकाल लोगे, 4500। यहां पे भी कितना आएगा? 4500। तो यहां 50,000 रुपए का 9% और यहां पर 50,000 रुपए का 9% आएगा जी। अब यहां पे आईटीसी अलाउड, आईटीसी में कोई दिक्कत नहीं है। अब टोटल बताना आईटीसी कितना आएगा जी? तो अगर मैं टोटल आईटीसी की बात करता हूं, यहां पे आईटीसी जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 20,000 प्लस में 2700 प्लस में 4500, तो 27,200 रुपए का आईटीसी आ रहा है जी। 27,200 रुपए का आईटीसी आ रहा है जी। डन, कोई दिक्कत तो नहीं है। 27,200 रुपए का आईटीसी आपका यहां पे निकल के आ रहा है जी। ठीक है। अब यहां पे हमें निकालना है नेट जीएसटी पेमेंट, नेट जीएसटी पेमेंट। अब यहां पे सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, पर्टिकुलर जी। अब यहां पे लिखो जी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। अब आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ना मैं रिवर्स चार्ज वाली नहीं जोड़ूंगा, 21,100 21,100 बस इतना ही आएगा। 21,100 21,100, क्योंकि आरसीएम वाली जो लाइबिलिटी है वो आउटपुट नहीं है, वो इनपुट टैक्स है। तो ये तो हो गया। उसके बाद माइनस में आईटीसी। अब आईटीसी में यहां 27,200 है, तो भैया आईजीएसटी तो है नहीं, तो सीजीएसटी पूरा का पूरा 21,100 यूज कर लिया। ठीक है। और यहां पे एसजीएसटी पूरा का पूरा 21,100 आपने यूज कर लिया। ठीक है। तो लाइबिलिटी कितना बन गई जी? यहां पे नेट
लाइबिलिटी कितनी बन गई, नील, और यहां पे नील। अब इसमें ऐड कर दोगे, ऐड आरसीएम जीएसटी लाइबिलिटी, वो कितनी थी 4500 रुपए, कितनी है 4500 रुपए। अब वैसे मेरे पास आईटीसी बचा है बट मैं यूज नहीं कर सकता, तो ये 4500 रुपए का जो है, यहां पर 4500, यहां पर 4500, यहां पर नील, तो ये आएगा नेट जीएसटी पेबल इन कैश। इतना आपको जीएसटी कैश में देना पड़ेगा जी। सर हमने जितना पे किया उतना आईटीसी मिला, बेटे फायदा हुआ ना, कैश में देना पड़ा, पेमेंट तो कैश में जा रही है ना, आईटीसी तो यूज कर ही नहीं पाया, वो आईटीसी बच गया, अगली बार यूज होगा। तो अभी तो गवर्नमेंट को कैश मिल गया ना भाई, फायदा बस ये हो रहा है, आरसीएम का कोई फायदा नहीं होता, आरसीएम में सिर्फ लाइबिलिटी शिफ्ट होती है, बस ये बात ध्यान देना। अगर तुम्हें लग रहा है कि आरसीएम वाले कैसे फायदा, फायदा थोड़ा है। आरसीएम वाले केस में बस गवर्नमेंट कह रही कि हम सप्लायर से रिकवरी नहीं कर सकते, इसलिए हम रिसीवर को पकड़ रहे हैं, ये रीजन है बस, और कोई रीजन नहीं है जी। क्या बात में समझ में आ रही है, पक्का पक्का? क्या इसको हम पैक कर दें? चलो जी, अब ये पॉइंट हमारा खत्म हो गया। अब एक बार फटाफट से यहां पे आ जाओ, अब वो हमारा इनवॉइस वाला पॉइंट रह गया जी, अब वो इनवॉइस वाला, वो 80 इनवॉइस वाला पॉइंट रह गया। लिखो यहां पे जी, सॉल्यूशन लिखो यहां पे जी, आईटीसी टू बी क्लेम बाय रेणुका सेल्स इन इट्स GSTR 3B for the month of January to be filed on 20th Feb will be computed as under, ऐसे आईटीसी निकालेंगे जी। अब यहां पे इनवॉइसेस, यहां पर अमाउंट ऑफ आईटीसी इन्वॉल्व्ड इन इनवॉइस, और यहां पर एलिजिबल आईटीसी। अब यहां पे सबसे पहले 80 इनवॉइसेस फर्निश्ड इन GSTR 1 एंड कम्युनिकेटेड इन GSTR 2B। तो यहां पे आपके 80 इनवॉइस है ना, तो उसका 6 लाख रुपए का ये है, तो 6 लाख रुपए का ही आपका एलिजिबल आईटीसी आ गया जी। सर क्लास नंबर 9 इज मिसिंग, नहीं चेक करो, क्लास नंबर 9 यूट्यूब पे होगी जी। एक क्लास मैंने लाइव नहीं ली थी तो वो वीडियो वाले फोल्डर में होगी, ठीक है ना, वो मैंने रिकॉर्ड करके डाली थी, बट सारी की सारी क्लास यूट्यूब पर ही है जी। उसके बाद 20 इनवॉइस नोट फर्निश्ड इन GSTR 1, तो 20 इनवॉइस तो आपने हुए ही नहीं जी। सर मैं आपको एक बात बताऊं, अच्छा आरसीएम का टैक्स लायबिलिटी जो होता है उसमें जिसने सर्विस लिया है वो टैक्स पे करता है, उसका आईटीसी निकाल तो सकता है लेकिन यूज नहीं कर सकता टूवर्ड्स द पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स, लेकिन टूवर्ड्स पेमेंट ऑफ टैक्स पेबल एंड एफसी। हाँ तो कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत थोड़ा है। फॉरवर्ड चार्ज वाले में यूज कर लो बट रिवर्स चार्ज वाले में नहीं कर सकते जी। तो अब इसका जो है वो 4 लाख रुपए का है, बट यहां पे आएगा नील, तो 10 लाख रुपए के आपका टोटल आईटीसी है 100 इनवॉइस का, बट जो एलिजिबल आईटीसी मिलेगा वो 6 लाख रुपए का मिलेगा। ठीक है जी, एलिजिबल आईटीसी जो है वो 6 लाख रुपए का मिलेगा, बस ये पर ध्यान दो। तो यहां पे बस एक लास्ट में पॉइंट लिख लेना कंक्लूजन में, 100% आईटीसी कैन बी क्लेम ऑफ invoice furnished in
GSTR 1 and communicated in GSTR 2B। क्या बात मेरे समझ में आ रही है? बस इतना सा आपको लिख के आना है और 5 नंबर आपके पक्के हैं, बस ये पर ध्यान दो। 5 नंबर आपके पक्के हैं, ठीक है। अब मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूं जी, सुनो ध्यान से। अब मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूं, तो होमवर्क सुन के जाओ मेरा। यहां से आपका एक तो ये वाला है जी, GST is payable on advance received for supply of goods and services taxable under forward charge. Do you agree with the statement? Support your answer with legal provision. तो पहली बात तो मैं इसका आंसर बता दूं तुम्हें, इसका आंसर सुन लो भैया। गुड्स वाले केस में तो एडवांस वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सर्विस वाले केस में एडवांस वाला कॉन्सेप्ट है। तो पहले आप क्या करोगे, गुड्स वाला टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलता है वो लिखोगे, सर्विस वाला टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलता है वो लिखोगे। फिर एडवांस के बारे में क्लियर करोगे कि एडवांस गुड्स वाले केस में चेक नहीं करते, सर्विस वाले केस में एडवांस चेक करते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है वो पार्शियली सही है, पार्शियली गलत है। सर्विस वाले केस के लिए सही है बट गुड्स वाले केस के लिए गलत है, बस ये पर ध्यान दो। तो ये हमारा जो है मॉडल टेस्ट पेपर जो है, आप ये चेक कर लो, मॉडल टेस्ट पेपर ये हमारा जो है कौन सा है, ये वाला, हाँ मॉडल टेस्ट पेपर। ओहो यार, मॉडल टेस्ट पेपर तो कौन सा है समझ नहीं आ रहा। ये आप मॉडल टेस्ट पेपर, एक मिनट रुको, मॉडल टेस्ट पेपर जो ये वाला है वो 5 है जी, मॉडल टेस्ट पेपर 5 है, उसका 4A एक तो ये देख लेना आप, ठीक है। अब उसके बाद यहां पे एक ये क्वेश्चन आपने सोल्व करके आना है घर से, ये आपका होमवर्क है, मेन ये वाला क्वेश्चन है, मॉडल टेस्ट पेपर 6 है, ठीक है। ये आपने विद प्रेजेंटेशन करके आना है, ठीक है ना। ये वाला आपने विद प्रेजेंटेशन करके आना है, बस ये पर ध्यान दो। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन आपने विद प्रेजेंटेशन करके आना है और कल वाली क्लास में होपफुली आप ये वाला क्वेश्चन करके आओगे। कल हम ITC और पेमेंट वाला चैप्टर तो खत्म कर ही देंगे, कल वाली क्लास में ही हम कंपोजिशन और रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो कल वाली क्लास में हम कंपोजिशन और रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे, बस ये पर ध्यान दो। आज हमारी 24 तारीख है ना, तो हम ये टारगेट लेकर चल रहे हैं 25, 26, 27। 27 तारीख को हमारे सारे मॉडल टेस्ट पेपर विद क्वेश्चन सारे खत्म हो जाएंगे चैप्टर वाइज। तो फिर 27 तारीख के बाद हम क्या करेंगे, 27 तारीख के बाद हम करेंगे इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, जितने पास्ट ईयर पेपर हो चुके हैं उन पास्ट ईयर क्वेश्चंस, जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं उनके भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी फिर हम डिस्कस करेंगे, बट करेंगे चैप्टर वाइज, बस ये पर ध्यान देना चाहिए। एक आदमी के अलग अलग स्टेट में रजिस्ट्रेशन बिजनेस हैं पर अलग पैन पर, तो दोनों ने कंपटीशन लेने की जरूरत नहीं। अलग पैन कार्ड होगा तो फिर तो बात ही अलग होगी ना। पैन कार्ड सेम है तो फिर भैया उसको लेना है, दोनों को लेना, नहीं तो छोड़ दो। बट अगर अलग पैन कार्ड है तो फिर वो 2 पर्सन हो गए, फिर एक को लेना है एक को नहीं लेना, वो उनकी मर्जी है जी, ठीक है। 27 को संडे है, चलो कोई बात नहीं, देख लेंगे जी, ठीक है। चलो ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय जी।